students, in this video we'll discuss chapter number 3 salient features of the constitution part 2। बेटा देखो salient वर्ड का मतलब ही होता है इम्पॉर्टेंट, नोटिसेबल। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नोटिसेबल या इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। तो बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होते हैं। किसके लिए ये गाइडलाइंस होती हैं? सरकार के लिए, कि भाई जब भी आप कंट्री के लिए कोई लॉ बनाओ, कोई रूल बनाओ, कोई रेगुलेशन बनाओ, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाओ। ये जो प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ये जुड़े हुए होते हैं पब्लिक वेलफेयर से, कि भाई जनता तक फ़ायदा पहुँचे, जन कल्याण हो, उसके लिए बनाए गए थे क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और हर सरकार को ये फॉलो करने होते हैं जब वो कंट्री में क्या करती है, गवर्नेंस, अपना शासन चलाएगी, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही चलाएगी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में हमने लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को? तो बेटा पार्ट 4 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को? पार्ट 4 में, अंडर आर्टिकल 36 to 51। 36 से लेके 51 आर्टिकल किसको दिए हैं हमने बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? तो पार्ट 4 में। पार्ट 4 में है और आर्टिकल है 36 से 51। बेटा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये लॉज नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल कानून है, लॉज है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर लॉज। लॉ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लॉ नहीं है, कानून नहीं है ये। इन्हें कहा ही इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जाता है क्योंकि ये हर सरकार के लिए डायरेक्शन की तरह काम करते हैं कि भाई सरकार को इस दिशा में काम करना है, ये अभी और अचीव करना है ना। तो बेटा इनका नाम ही क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि हर सरकार इनका ध्यान रखती है, इनको कंसिडरेशन में रखती है जब वो क्या बनाती है? कानून। तो क्या कानून है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? बिल्कुल नहीं। क्या कानून का सब्स्टिट्यूट भी है? तो भी नहीं। पर ये क्या है? ये जनरल डायरेक्शंस हैं जिनको कंसीडर करना ही पड़ता है किसी भी सरकार को जब वो क्या बना रही होती है? कानून। बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके अंदर क्या है, क्या ये कंटेन करते हैं? लॉफ्टी आइडियल्स, नॉवेल गोल्स, सब तक एजुकेशन पहुंच जाए, है ना, वेलफेयर ओरिएंटेड प्लानिंग हो। नॉवेल गोल्स, लॉफ्टी आइडियल्स से आप क्या समझते हो? नॉवेल गोल्स होंगे, हमारे गोल्स बहुत अच्छे होंगे। डीप ह्यूमन थॉट, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये बनाए गए हैं, सबको डिग्निफाइड लाइफ मिले, सबको फूड मिले, है ना। बिलीफ एंड नॉलेज, तो ये प्रिंसिपल कंटेन करते हैं लॉफ्टी आइडियल्स को, डीप ह्यूमन थॉट्स को, बिलीफ को और नॉलेज को। बेटा अगर ये लाइन समझ में नहीं आई हो तो फिर से समझो। ये जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनके लक्ष्य बहुत अच्छे हैं, है ना, एक अच्छी सोच के साथ बनाए गए हैं। इंसानों के बारे में सोचते हैं, इंसानों को कैसे नॉलेज दिया जाए, उनकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए। इट्स ऑल अबाउट इट। भाई ये रिफ्लेक्ट करते हैं गवर्नमेंट कैसे जनरल पब्लिक की लाइफ को बेटर बनाएगी, उनकी लाइफ को डिग्निफाइड बनाएगी, उन्हें कैसे सारी फैसिलिटीज़ देगी। और बेटा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसी चीज़ है ना, ये सिर्फ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। फिर से ध्यान से सुनो, ये बहुत यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर? आयरलैंड को छोड़कर। मतलब एक जगह इंडिया में है और दूसरा कहाँ पर है? आयरलैंड में। और एक बात बताऊँ बेटा, हमने भी आयरलैंड से ही लिए हैं। ओरिजिनली इन्हें कहाँ लिखा गया था? आयरलैंड में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को ये आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने आयरलैंड से इस कंसेप्ट को उठाया, पर अपने हिसाब से लिखा। हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं किया है, उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करने के बाद हमने इसे अडॉप्ट किया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दुनिया के कौन सी 2 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे? आयरलैंड एंड इंडिया।
अब हम देखेंगे बेटा, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिन भी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, हम लोगों का वेलफेयर करेंगे, एजुकेशन दे देंगे, वीमेन को पार्टिसिपेशन देंगे और दुनिया भर की जो भी चीज़ें थी वो हमने जो लिखी है उसका सोर्स कहाँ से है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, जब हमारे फ्रेमर्स ये सोच रहे थे कि हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बेटर बनाएं, तो वो 5 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज से इंस्पायर थे रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट सोर्स है आयरिश रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लेजिस्लेटर्स के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर जो लोग कानून बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेजिस्लेटर्स। तो लेजिस्लेटर्स के गाइडेंस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं सोशल पॉलिसी के, किस में, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी को देखकर हमने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया है। तो पहला इंस्पिरेशन, पहला सोर्स कौन है, वो संविधान जो किसका है, आयरिश रिपब्लिक का है, जिसमें पहले ही लेजिस्लेटर के लिए गाइडलाइंस दी हुई थी, गाइडेंस दिया हुआ था रिगार्डिंग व्हाट, सोशल पॉलिसी। हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सेकेंड इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए। तो वो मिली हमें उस टाइम के फ्रांस से, जहाँ पर रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था। कब हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 में, और 1791 में इन लोगों ने इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, जिसमें था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यहाँ से भी हमने कुछ पॉइंट्स उठाए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कि भाई फ्रेंच की सरकार ने फ्रांस के लोगों के लिए क्या सोचा, तो चलो हम भी सोचते हैं। थर्ड है द आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी। बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी जोड़ा गया है। ये सफिशिएंट प्रूफ है कि गांधी जी के आइडियाज़ ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस किया ही किया है। बेटा जो आइडियाज़ थे महात्मा गांधी के वो भी जन कल्याण के थे। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखने की बात करते हैं तो उन्हें ध्यान आता है भाई गांधी जी की बातों को, गांधी जी के आइडियाज़ को तो इंक्लूड करना ही है हमें, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गांधीयन प्रिंसिपल्स भी इंक्लूडेड है और ये हमारे लिए सफिशिएंट प्रूफ है कि जो आइडियाज़ है महात्मा गांधी के उन्होंने इन्फ्लुएंस किया ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को, ठीक है। दीज इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत। गांधीयन प्रिंसिपल्स में या गांधी की फ़िलॉसफी क्या थी हमारी कंट्री के वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेकर के। तो सबसे पहले गांधी जी चाहते थे कि विलेज पंचायत बने, गांव में, शहरों में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री बोले तो कुटीर उद्योग, भाई जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं है, घर की जो लोग हैं वही बैठ के कुछ काम करने लग जाएं। रूरल एरियाज़ में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, विलेज पंचायत को बनाना, वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के उनका कल्याण करना और कंप्लीट प्रोहिबिशन करना इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का, लिकर का, ठीक है, और कैटल्स को प्रोटेक्शन देना। तो जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या क्या आता है बेटा, विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, वीकर सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के उनके कल्याण की बात करना और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करना और कैटल्स मतलब जानवर्स उनको भी प्रोटेक्ट करना, है ना। नेक्स्ट हमारी इंस्पिरेशन का सोर्स बना यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। बेटा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इसके ऑर्गन्स हैं और वर्ल्ड वाइड ये बहुत सारी कंट्रीज़ को हेल्प करता है। किसी को वैक्सीन प्रोवाइड करता है तो किसी को पीस कीपिंग फोर्सेस प्रोवाइड करता है। भाई बहुत बढ़िया तरीके से यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस में है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसने इंस्पायर किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को और हमने इससे भी कुछ चीज़ें ली। और एक बहुत अच्छी बात सुनो बेटा, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था ना ह्यूमन राइट्स का, इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने कब, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कर रही थी, डिस्कस कर रही थी किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। बेटा जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से सुन ले कि यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अडॉप्ट किया, जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी, बात कर रही थी किस पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देखो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं ना बेटा तो सब लोगों को लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
पर ये केस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ नहीं चलता। यहाँ पर ओपिनियन में बहुत डिफरेंस है। कुछ लोगों का कहना है कि डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों का कहना है नहीं 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 नहीं, ये तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। जैसा कि केस है फंडामेंटल राइट्स का कि भाई सबको लगता है फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी को लेकर के ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और बेटा मेन डिफरेंस किस बात को लेकर के है, ध्यान से सुनो कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, पर अगर कोई आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे काम को ना करे, सरकार इसे फॉलो ना करे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आई बात? फंडामेंटल राइट के केस में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो क्योंकि वो जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। अगर कोई सरकार डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि हमारे फंडामेंटल राइट्स तो क्या है, जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ? सिटीजन्स कैन मूव द कोर्ट टू गेट देयर राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हम कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉट जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में हम कोर्ट नहीं जा सकते। पर बेटा इस लिमिटेशन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें खूबियों को देखना है, बुराइयों को नहीं देखना है। तो अगर इन लिमिटेशन को छोड़ दें तो बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये गाइडेंस की तरह काम करते हैं, ये सरकार को बताते हैं कि कंट्री को आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाना है। आज जो हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, आपको कंट्री को उस लेवल तक लेके जाना है कि हम ये सारी सुविधाएं लोगों तक पहुँचाएं। बेटा इतनी लिमिटेशंस के बाद भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ऐसा क्यों है? अब हम ये जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इनसे आपको पता चल जाएगा कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका नेचर कैसा है, प्रॉमिस वाला, प्लेज वाला। ये जो प्रॉमिस है वो किसने किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने। किससे किया है? हमारे इंडिया के लोगों से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना बेटा, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो बात करता है पॉलिटिकल जस्टिस की, सोशल जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर प्रॉमिस वाला है, प्लेज वाला है। ये प्रॉमिस किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने किया है। किससे किया है? जनरल पब्लिक से, कि भाई आपको आपकी कंट्री में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा जो आपके डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी सरकार के लिए गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, डायरेक्शन की तरह काम करते हैं कि आप जब भी कोई कानून बनाएं, जब भी कोई नियम बनाएं, जब भी कोई पॉलिसी बनाएं, तो वो हमेशा किसके हिसाब से होनी चाहिए? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। ठीक है, सरकार आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, पर डेमोक्रेसी हमेशा रहनी चाहिए। जो कुछ बेसिक गोल्स हैं वो हमेशा पूरे होते रहें। ठीक है, सरकार के आने और जाने का उन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बेटा जिसको नहीं समझ में आए बस वो इतनी बात ध्यान में रखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारी सरकार के लिए गाइडलाइन की तरह काम करते हैं कि जब भी कोई नियम बनाओगे, कानून बनाओगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, पर कुछ गोल्स परमानेंट रहते हैं। आज 5 साल की जो सरकार है हो सकता है कल ना हो, कल जो सरकार बने हो परसों ना हो, पर वेलफेयर प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स आती रहेंगी, हमारी कंट्री डेवलप करती रहेगी। कुछ बेसिक फंडामेंटल गोल्स हैं जिनको हमें कंटिन्यू करना है। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे अब हम। बेटा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना ये हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? एक मेजर, एक तरीका जिससे हम जज कर पाएंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बेटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट से, आने वाली सरकारों से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें
एक पैरामीटर देते हैं, एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया देते हैं, जिससे हम ये देख पाएँ कि भाई हमारी सरकारें प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि आपको वेलफेयर स्टेट के सपने को पूरा करना है, वेलफेयर स्टेट के गोल को, उद्देश्य को पूरा करना है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा राज्य जहाँ बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हो, फूड ग्रेन्स भी सबको प्रोवाइड किया जा रहा हो, अच्छे स्कूल्स हो, अच्छे कॉलेजेस हो, मेडिकल फैसिलिटी सबको मिल रही हो, है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमेशा सरकारों को डायरेक्ट करते हैं कि हमारा गोल है वेलफेयर स्टेट बनाया जाए और आपको वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में आगे काम करना है। तो बेटा वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? जहाँ सरकारें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मेंटेन करती रहे, वो कंटिन्यू ये सोचती रहे कि हम हमारे लोगों का जीवन कैसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, कैसे उनको और सुख सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे अच्छा मेडिकल उन्हें मिलेगा, अच्छा एजुकेशन उन्हें मिलेगा, है ना। दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, कैसे लोगों को जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले। और ये सब कहाँ पर मेंशन है? प्रीएम्बल में हमने बताया है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बनेगी जहाँ हर व्यक्ति को जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी होगी सोसाइटी में, हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे, फ्रेटर्निटी की भावना होगी। तो ये सब एक सोसाइटी में हो, इसके लिए सरकार कंटिन्यू काम करती रहे, यही डायरेक्शन देते हैं सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम जनरल पब्लिक को एनलाइटन करते हैं, एजुकेट करते हैं, हम कॉमन पीपल को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दिशा निर्देश देते हैं कि आप लोग भी थोड़े से अवेयर हो जाओ, है ना। आपकी सरकारें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और उन्हें क्या करना चाहिए, ये देखो। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमें एनलाइटन करते हैं, हमें एजुकेट करते हैं। एनलाइटन करते हैं मतलब हमें थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस रखो पॉलिटिशियंस से, जिनके लिए आप वोट कर रहे हो, उनको पावर में लाने के लिए आपने तो वोट कर दिया, वो पॉलिटिशियंस अब मिनिस्टर भी बन गए, पर मिनिस्टर बन के वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखो, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो। तो जिन पॉलिटिशियंस के लिए हमने वोट किया है और उन्हें पावर में लाए हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए, और सिर्फ अपने इंडिविजुअल एम्स के लिए नहीं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना बेटा, वो डायरेक्शन कोर्ट्स को भी देते हैं कि भाई आपको भी सिटीजन्स के राइट्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करना है ना। कोई फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट ना कर पाए, सिटीजन्स की जो राइट्स हैं वो उन्हें प्रॉपर मिलते रहें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्शन देते हैं कोर्ट्स को किस रिस्पेक्ट में, किस विषय में? इस विषय में भी कि भाई आपको सिटीजन्स के राइट्स को सेफगार्ड प्रोवाइड कराना है। बेटा जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हमेशा सपोर्ट में ही रहती है, ठीक है। क्यों रहती है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसकी बात करते हैं? वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं ना। तो कौन नहीं चाहता कि कोई कंट्री वेलफेयर स्टेट ना बने, हम सब चाहते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन भी किसके साथ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ है। तो जो गोल है कि भाई सोसाइटी इस तरीके से बनाई जाए जिसमें सोशल इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, है ना। तो सरकार को भी ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि हमें ऐसे ही रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बनाने हैं जिससे सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी आए, इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन हमेशा किसके सपोर्ट में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सपोर्ट में है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि ऐसा गोल रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के द्वारा कि सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर प्रॉपर बना रहे, सोसाइटी डेवलप करे, इकोनॉमी ग्रो करे।
तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके सामने भी एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इसी दिशा में काम करना है कि कंट्री में सोशल इक्वालिटी आए, इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। बेटा जो 42nd अमेंडमेंट किया गया कब, 1976 में, 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट किसको कहते हैं बेटा? सुधार को। जब भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार करते हैं, कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, पुरानी डिलीट करते हैं या कुछ उसमें चेंज करते हैं तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो अमेंडमेंट नंबर था 42 और ये अमेंडमेंट कब किया गया था? 1976 में। तो ये अमेंडमेंट क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लाया जाए, ऐसे किसी भी कानून को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, भले ही ये किसी के राइट्स को वॉयलेट करे अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 31। बहुत ध्यान से सुनना, इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा। मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है ना। मैं प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ, रख सकती हूँ। मेरे पास 100 एकर्स लैंड एरिया है और ऐसे ही ABCDE 5 व्यक्ति हैं। ये पांचों लैंडलेस फार्मर हैं, इनके पास ज़मीन ही नहीं है, इनकी लाइफ बहुत मिजरी वाली है, बहुत प्रॉब्लम वाली है। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कि मुझसे, मतलब रश्मि से 100 एकड़ ज़मीन में से 50 ले ले और 50 मेरे पास रहने दे, और जो 50 है उसमें से 10-10 एकड़ इन पाँचों को बांट दे। अब मेरे पास 100 की जगह कितनी बची? 50। मेरी 50 इन पाँचों को बांट दी गई। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ, भाई राइट टू प्रॉपर्टी मेरे पास है, फिर भी इन्होंने मेरी ज़मीन ले ली। इसीलिए कहा गया है बेटा कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी होगा तो कर सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाएगा। सुन रहे हो? फिर से सुनो। जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लाना हो तो लॉ बनाया गया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में ला रहा है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेंगे कब भी, जब वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को वॉयलेट कर रहा हो। मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी था पर वो राइट टू प्रॉपर्टी मुझसे छीन लिया गया, मेरी ज़मीन मुझसे ले ली गई, फिर भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। समझ में आई बात? चलो, ये जो प्रोविज़न है इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, तभी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करा पाए हैं। और बेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये भी क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो फंडामेंटल राइट्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्यों चलेगी? क्योंकि हमारा मेन गोल ही है कि हमें हमारी कंट्री को क्या बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज welfare of the people as a whole is of paramount importance over that of an individual। किसी इंडिविजुअल के राइट को इतनी वैल्यू नहीं दी गई है जितनी सोसाइटी एज अ होल को अच्छा बनाने की बात की गई है। एक व्यक्ति से 50 एकड़ ज़मीन लेकर अगर उससे 5 लोगों का, 10 लोगों का भला हो रहा है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू इस अकेले व्यक्ति के राइट के। आई बात समझ में? बेटा फिर भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं इनके अगेंस्ट में। अगर आपकी सरकार वेलफेयर स्टेट बनाने पे काम ना भी करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, सिटीजन्स कभी भी कोर्ट नहीं जाएगा अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट ना कर पाए, है ना। जैसे फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जस्टिसिएबल है, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसिएबल है, इनके अगेंस्ट में आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कल को सरकार अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी ना दे पाए, अच्छे स्कूल्स ना दे पाए तो भी आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। बट ऑन मॉरल ग्राउंड्स
मॉरल ग्राउंड्स पे तो बेटा सरकार भी और कोर्ट्स भी इन डायरेक्टिव्स के लिए कॉग्निजेंस लेते रहते हैं। सरकार भी चाहती है कि कुछ तो ऐसा कर दूं जिससे मैं वेलफेयर स्टेट बन जाऊं। कोर्ट भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करती रहती है इस रिगार्ड में। सरकारों को दिशा निर्देश भी देती रहती है। दूसरी बात, आप लोगों ने जल जीवन मिशन सुना होगा। ये भी सरकार क्यों कर रही है? जन कल्याण के लिए। आपने आयुष्मान योजना सुना होगा, अंत्योदय अन्न योजना सुना होगा। ये सारी स्कीम सरकार किसके लिए ला रही है? लोगों के वेलफेयर के लिए ही ला रही है ना। और ऐसी 50 स्कीम चल रही हैं बेटा, जो सरकार सिर्फ इसलिए ला रही है कि हमारी कंट्री वेलफेयर स्टेट बन पाए। अब हम पढ़ेंगे भाई, वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट इतनी बार सुन लिया, पर यह है क्या? तो बेटा वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर मैक्सिमम हैप्पीनेस को इंश्योर कराया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को। आपकी टेरिटरी, आपकी कंट्री में रहने वाले मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशियाँ मिले। अगर कोई स्टेट ये इंश्योर करा रहा है तो वो वेलफेयर स्टेट है। गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग खुश रहें, सबको बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ मिलती रहें। यही एम होता है किसका? वेलफेयर स्टेट का। भाई मैं अपनी कंट्री की बात करूँगी ना, तो मेरी टेरिटरी में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने 14 लोग रह रहे हैं, उतने सारे लोग 14 से ज़्यादा खुश रह पाए। यही क्या है? वेलफेयर स्टेट का एम है। बेटा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात को बताया गया है कि हम इंडिया को एस्टेब्लिश करेंगे एज वेलफेयर स्टेट। एक बात ध्यान से समझना बेटा, ये जो वर्ड वेलफेयर स्टेट है ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम वेलफेयर स्टेट बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसी बातें ज़रूर है, पर स्पेसिफिक वेलफेयर स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बेटा जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वेलफेयर स्टेट के, उन्हें क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है बेटा, कि अच्छा एजुकेशन, अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छी हाउसिंग हमारे लोगों को मिले, मैक्सिमम हैप्पीनेस हमारी कंट्री में रहे। ये तो वेलफेयर स्टेट की बात हो गई। बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट वर्ड का एग्जैक्ट जिक्र नहीं है, पर यह है कि हम एक ऐसा स्टेट बनेंगे जहाँ मैक्सिमम लोगों तक हैप्पीनेस पहुँचे, है ना। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं इस डायरेक्शन में कि भाई इंडिया एक दिन वेलफेयर स्टेट बनेगा जब ये सारी चीज़ें पूरी कर लेगा जो किसमें लिखी गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये जोर देते हैं इस बात पे कि इंडियन पॉलिटी का गोल है कि भारत को, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाए, जहाँ पर जो स्टेट होगा वो पॉजिटिवली अपनी ड्यूटी को इंश्योर करेगा। किस किस टॉपिक में? कि भाई सिटीजन्स को सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी होगी, अनटचेबिलिटी नहीं होगी। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो डायरेक्टिव है इस बात पे जोर देते हैं कि इंडियन पॉलिटी का मेजर गोल है इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना, जहाँ पर स्टेट पॉजिटिव रोल प्ले करेगा और ये इंश्योर कराएगा कि हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, हर इंडिविजुअल की अपनी डिग्निटी हो, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, सबके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी, सोसाइटी में इक्वालिटी होगी। दोनों ही, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पिछले 6 डिकेड से, मतलब 60 सालों से बहुत सारी ऐसी स्टेप्स ले रहे हैं जिससे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। जैसे अनटचेबिलिटी तो बैन हो ही गई है ना, पर और क्या ऐसा किया जा सकता है कि एससी और एसटी को हम और ज़्यादा डिग्निफाई कर पाएँ? तो भाई इन्हें जॉब्स में और ज़्यादा रोल दो, है ना। कुछ लोग तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा? तो स्टार्टअप्स खुलवाओ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल जाए। सरकार ये तो कर रही है। विच एम्स एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, द बेसिक गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का बेसिक गोल ही क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
अब यहाँ पर क्या बताया बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, वेलफेयर स्टेट का फाउंडेशन है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस को गाइड करते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये फाउंडेशन है, यही हमारी कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, सोशल जस्टिस, समाज में न्याय को प्रमोट करेंगे, कानून बनाने वाले जो लोग होंगे उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, फंडामेंटल राइट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को दिखाते हैं, एक मेजर हमें देते हैं जिससे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएँ। बेटा इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बचा हुआ चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें।